अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। बड़े अफसोसनाक जो है हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो तो ये है कि बलूचिस्तान में जो 3-4 जगह पे दहशत गर्दी हुई है उसमें 38 से 40 मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं अभी तक, क्योंकि ज़ख्मी भी थे। लेकिन कहा यही चाह रहा है कि 40 अफराद जो हैं उनकी शहादत हो गई है और उनको जो है कत्ल कर दिया गया है फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में। 23 लोग जो हैं एक बस से उतार कर उनको जो है वो फायरिंग करके मारा गया। उसके अलावा एक पुल गिराया गया है और उसके अलावा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 14 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की मुसलसल एक वेव चल रही है ये बहुत अलमनाक है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है सिक्योरिटी के तनाज़ुर में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है इस वक्त रियासत पाकिस्तान को। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या वफाकी और बलूचिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो दहशत गर्दी रोकने में नाकाम हो चुकी हैं और मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए अवाम की मुंतखब हुकूमत जो है वो कितनी लाजिम है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी खबर है वो ये भी है, वो भी अच्छी खबर नहीं है रिगार्डिंग IMF लोन। उन्होंने 3 सितंबर का जो एजेंडा था उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं रखा और यही कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उन्होंने 2 मुल्कों से गारंटी मांगनी है और 2 जो ममालिक हैं वो है चाइना और सऊदी अरेबिया। तो मैं समझता हूँ कि मुआशी मैदान में भी जो है वो हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, जो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ था उसमें हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात को रोकने के लिए, मैं रोकने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश करके आलमोस्ट पास भी करवा ली है। तो उसका जो मकसद है वो यही है कि बल्दियाती इंतखाबात को रोका जाए, डिले किया जाए। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का नेपरा को बिजली के रेट बनाने की दरख्वास्त और इसमें के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम मुल्क में जो हैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है 3 से 4 माह की उसमें उसके तनाज़ुर में बिजली के रेट बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है। और मेरे ख्याल में नेपरा, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर हमने यही देखा माजी में कि नेपरा के पास जब आती है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की दरख्वास्त तो उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती है कि वो इसके रेट्स जो हैं वो बढ़ा दें और वो बिजली जो है आवाम पे जो है गिरा दी जाती है। तो मेरे ख्याल में अगले 4-5 रोज़ में हमें तैयार रहना चाहिए कि बिजली के रेट फिर बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत के सम्राट आवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्या पाकिस्तान में नया इमरानी माहिदा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो नागज़ीर हो चुका और एंड पे हम जो है ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई है हमें बांग्लादेश से। और उससे पहले एक नाकामियों का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि जो कि वर्ल्ड की टॉप क्रिकेट टीम हुआ करती थी। उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब हैं, शेख साहब वेलकम टू द शो। और आबिद हुसैन खिची साहब हैं, खिची साहब वेलकम टू द शो। शेख साहब पहले बात कर लेते हैं कि ये बड़ी अफसोसनाक बात जो है इतवार को हुई है और 40 लोग जो है पाकिस्तानी, मतलब ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है, उनको कत्ल कर दिया गया। सफाकाना तरीके से फायरिंग की गई, फिर एक ब्रिज गिराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी शहीद किया गया। कैसे देखते हैं आप उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दिया कि हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू करके अवाम को सही आगाही आपके प्रोग्राम के ज़रिए दें। बलूचिस्तान के अंदर जैसे कि आपको मालूम है प्रॉक्सी वॉर चल रही है। इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह गवादर वो डीप सी पोर्ट है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है तो सिंगापुर पोर्ट और दुबई पोर्ट दोनों ही पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट किसी भी तरीके से डेवलप किया जा सके और पाकिस्तान ने जितनी भी इसमें मदद ली है चाइना की या ऑस्ट्रेलिया की या दूसरे ममालिक की, आज तक वो कारगर साबित नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि इधर दहशत गर्दी बार बार अटैक किए जाते हैं और बलूचिस्तान का रकबा इतना ज़्यादा है, तकरीबन पाकिस्तान का 47% अगर आप लैंड एरिया लें तो बलूचिस्तान है। आबादी उधर की सिर्फ 6-7% है।
अब वो जो 6-7% है उसमें मेजॉरिटी बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, बेचारे बिल्कुल गरीब लोग हैं, और वो अपने रोज़गार के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। बाकी मुसीबत ये आ रही है कि, और ये आज से नहीं चल रहा, ये बलूचिस्तान का मामला ये कई दहाइयों से चल रहा है, जिसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लफ्ज़ है नो योर पीपल, कि आपको अपने लोगों को जान लेना चाहिए कि प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, आप उस प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करें। आपने देखा पिछले 2-2.5 माह पहले भारत ने पाकिस्तान के अंदर 21 लोगों को मरवाया। वो 21 लोग जो उसने हिट लिस्ट पे अपने पास रखे हुए थे और बाद में माना इंटरनेशनली कि ये 21 लोग हमने मारे हैं। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि भारत की कितनी ज्यादा पेनिट्रेशन है। जो क्लेम करता है मेरे ख्याल में वो मतलब उसकी सदाकत का फिर आप कैसे पता चल रहा है? सर वो जो आप जिन लोगों को मारा गया है ना, वो आप अगर उनके आप प्रोफाइल देखें, दे वर हाई प्रोफाइल, वो उनको सारे के सारे उसमें थे जो जहाद के अंदर इन्वॉल्व थे, और वो उनको भारत ने अपना टारगेट करके उनको पूरा एक एक करके निशाने पे लिया। अब हमें सोचना ये पड़ेगा पाकिस्तान को, नाउ इज द टाइम, डू और डाई वाला मामला है। पाकिस्तान ने अगर ये वॉर जीतनी है, वॉर तो है, हमें मान लेना चाहिए कि ये प्रॉक्सी वॉर है। अब ये भारत, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उसको इतना इजीली जगह नहीं मिल रही, लेकिन वो फिर भी उधर से पेनिट्रेट करके बलूचिस्तान के अंदर वो अपने स्लीपिंग सेल्स बना चुका हुआ है। वो स्लीपिंग सेल्स बार बार उजागर होते हैं, उठते हैं ये स्लीपिंग सेल्स, फिर उधर बैठ जाते हैं, जब उनको ऑर्डर मिलता है वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसके लिए चाहे हमें अमेरिका की मदद लेनी पड़े या चाइना की मदद लेनी पड़े। आपने एक तो ग्वादर की बात कर दी, उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप 2010, 11, 12 में, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ कि उस वक़्त में एक वक्त में तो दुनिया कह रही थी कि बलूचिस्तान अलहदा हो गया, लेकिन उस वक़्त पाक फ़ौज ने बड़ा, मैं समझता हूँ कि गैलेंटली लड़कर उसको उस जो जंगल से निकाला था। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हम फिर किसी उसी गर्दाब में फंसे नज़र आ रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि CIA राह मुसाद की जो ट्राइका थी वो आज फिर जो है ओवरकम कर रही है, क्योंकि बीच के कुछ साल जो हैं काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि सुकून था, बलूचिस्तान में बेटरमेंट आई थी। सर यही लोगों को समझना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमारा दुश्मन हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, टेक्नोलॉजिकल वाइज भी, पैसा वाइज भी, उसके पास हर चीज़ है, और हमारी फ़ौज अपने लिमिटेड बजट के अंदर, जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट है, उनका मुकाबला कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दीदा दिलेरी से मुकाबला कर रही है। और अपने वतन अजीज़ को देखें, आज़ादी बड़ी नेमत है। ये आप जाके पूछें लिबिया से, ये आप जाके पूछें शाम से, ये आप जाके पूछें मिस्र से, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। जिन मुल्कों के अंदर तबाही फिर गई, इराक में आप जाके पूछें, जिन मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में, इन लिबिया जैसे और इन जगहों पे तो बिल्कुल तबाही फेर दी। आप जाके ज़रा उनके हालात तो देखें। तो पाक फौज एक ऐसा चीज़ है जिसको हर कोई टारगेट कर रहा है, हर तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ताकि इनको प्रेशराइज किया जाए हर तरीके से। हम इस वॉर के अंदर, पाकिस्तान ने अगर जीतना है, अब हमें वो टाइम आ चुका है कि हमें टेक्नोलॉजिकल भी हमें असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और फिर ये ऑल आउट वॉर है, ये अब प्रॉक्सी वॉर से ज़्यादा आगे निकल गई। जी खिजी साहब कैसे देखते हैं? बड़े अफसोसनाक सानिया है मैं समझता हूँ, और हम बड़े बदकिस्मत हैं पाकिस्तान के जो रियासत के बशिंदे हैं कि हमें इंसानियत से मैं समझता हूँ कि हर दूसरे दिन उनका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जी मैं वो जो शहदा, जो बदकिस्मत शहदा वहाँ पर मारे गए, शहीद हुए, उनके दर्जात के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, और जो सोगवारान हैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। देखिए ये एक देरीना मसला है, 1960 से चला आ रहा है, आज तकरीबन 65 साल हो गए हैं। हमने इस मामले को एड्रेस क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आए रोज़ छोटे छोटे इक़दाम करते हैं, हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। मैं शेख साहब से एक बात पे इत्फाक़ करता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से तनकीद की ज़द में है, लेकिन देखना ये है, बल्कि मैं सवाल कुछ इस अंदाज़ में करता हूँ कि मुस्तहकम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी दो अलग अलग इश्यूज़ हैं। मुस्तहकम पाकिस्तान में फाइनेंसेस आते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, इकॉनमी की बात आती है, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जहाँ तक डिफेंसेस की बात आती है, आपने फ़ौज को रखा ही इसलिए हुआ है कि वो सिक्योरिटी कायम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये वाक़यात हैं वो हमें बार बार ये बात करने पर उकसाते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखिए सूबाइयत की बात
कतन नहीं होनी चाहिए, सवाइयत बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानियत की बात है, ये पाकिस्तानियत की बात है और पाकिस्तानी मारे गए हैं। मैं जो बलोच गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके साथ भी ये मैं बिल्कुल यकजहती का इजहार करता हूँ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी करता हूँ कि बारहा ये क्यों होता है, ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हैं? आपकी हाईवेज़ को कंट्रोल में ले लिया जाता है, आपकी हुकूमत कहाँ पर है, आपकी सिविलियन हुकूमत कहाँ पर है, आपकी फ़ौज कहाँ पर है, और आपके जितने भी कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो कहाँ पर हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो मेरा इन हालात में मेरे ज़ाती तौर पर राय ये है कि हम लोगों ने कभी मुल्क की सिक्योरिटी को सीरियसली लिया ही नहीं है। प्रॉक्सी वॉर की हम बात करते हैं, हाँ ठीक है प्रॉक्सी वॉर है, हम रा, मुसाद, CIA, ट्राइका की बिल्कुल जद में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हमसे फ़िक्र रहती है कि ये एक ही कौम है जो उठकर खड़ी होती है। जब तौहीन रसालत की बात होती है ये खड़े होते हैं, मुसलमानों की बात होती है ये खड़े होते हैं, मक्का पर अटैक्स होते हैं तो ये खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वो हमसे उनको कहीं ना कहीं फ़िक्र लगी रहती है, लेकिन बट एट द सेम टाइम हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। हमने इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना है, हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को भी देखना है, अपनी आवाम को भी देखना है, उनके मसाइल को भी देखना है, इसको किस तरह से इस्तेहकाम देना ये भी देखना है। राइट। तो शेख साहब बात तो वहीं पे आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को आप दोनों गेस्टों के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि ये जो दहशत गर्दी होती है पिछले 15-20 साल से, ज़ाहिर है कि हम भी एज ए जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं और हमारी हमेशा हर हुकूमत से डिमांड होती थी कि ये जो सिविलियन आपके लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं, इवन कराची में भी यही आप फेलियर था इनका, और इधर भी KPK में और इधर में भी हम देखते हैं कि जो सिविलियन, इवन अब तो पंजाब में भी, तो सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग जो इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं होगी, उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी, तो खाली फौज को आप कहाँ पे झोंकेंगे? मतलब ये बात तो बड़ी अलार्मिंग है। फरमाया इंटरनल सिक्योरिटी जो इशू है ये है ही सिर्फ पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंडर, एजेंसीज जो सिविलियन एजेंसीज हैं, जब वो अपना काम नहीं करेंगे और वो मोटरसाइकिल चोरी कर रही होंगी या वो जातियात पे आ जाएंगे, टिकटॉक बना रहे होंगे जी, जातियात पे आ जाएंगे, तो फिर वो काम होगा नहीं। आप देखें कि जमील अचकज़ई साहब ने पुलिस वाले को कुचल दिया था, कैमरा के सामने कुचल दिया था, कुछ ना हुआ। आपने अपनी फोर्सेस को एनहेंस करना है, बढ़ाना है उनकी पावर को, उनकी रेट कायम करनी है, तब जाके आप दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अगर आप उनको अपना गुलाम बना के रखेंगे, आप उनको अपनी सिक्योरिटी पे VIP प्रोटोकॉल पे लगा देंगे, सिक्योरिटी पे लगा देंगे, उसको पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आप प्रमोशन देना शुरू कर देंगे, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे सर। शेख साहब आप नहीं समझते कि वफाक की हुकूमत और बलोचिस्तान की या फिर KPK में जहाँ भी दहशत गर्दी होती है, इवन पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने जो कुछ किया है, तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो सिविलियन जो इदारे हैं उनकी है, और उनकी नाकामी है, और उनको अगर सज़ाएँ भी ना दें और अगर आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में ना करें, तो फिर हम एक्सपेक्ट करें फ़ौज पे वैसे तो इल्ज़ाम लगाएं कि वो ज़ाहिर जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये सारे काम आप उन पर भी डाल देते हैं। और ये सिविलियन इदारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर SP ने, हर DPO ने, हर RPO का तो इतने नहीं है, लेकिन इवन IG पंजाब जो हैं, CTOs जो हैं, वो टिकटॉकर टॉक्स पे लगे हुए हैं। बल्कि लोगों ने यहाँ तक शिकायत की है कि हम अपना पर्सनल मैटर लेके जाते हैं तो हर SP ने 3-3 कैमरामैन रखे हुए हैं, हम अपनी जो पर्सनल बातें हैं, शिकायतें हैं, वो करते हुए भी घबराते हैं। सर तो फिर ये नाकामी तो फिर गवर्नमेंट्स की हुई ना। ये जो सिविलियन इदारे हैं लॉ एनफोर्सिंग, ये तो गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं ना जी। कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये तो हम सारे एग्री कर रहे हैं तीनों के, बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है, हमें इस चीज़ को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि दहशतगर्द सिर्फ एक कार्रवाई नहीं कर रहे, दहशतगर्द डेली की 100 कार्रवाइयाँ प्लान करते हैं, तो 99 अगर रुक जाती हैं और एक में आके अटैक हो जाता है, सब वो ठीक है, हम तो हम उनको इतना उनका हौसला बढ़ाएं कि वाकई ठीक है वो अपना काम कोशिश कर रहे हैं। हमें इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने ये नहीं करना कि इनको बिल्कुल मोरल डाउन। शेख साहब आप इसको कैसे लेते हैं? एक जो कच्चे का डाकू जो एक पुलिस वाले को कॉप को लेके गया था, उसको भी कहते हैं क्रेडिट IG साहब ले रहे हैं, लेकिन उसको भी जो है उनका कच्चे का एक डाकू जो है जेल में था, उसके बदले में बार्टर सिस्टम के तहत रिहा कराया गया। तो ये नाकामी नहीं है हमारी पुलिस की? सर आप जिस खित्ते में रहते हैं इसको तो आप भूल जाइए, इवन अमेरिका के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, किडनैप हो जाते हैं कॉप्स, उधर भी ये सारे मामला चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर को फरिश्ते बैठे हुए हैं, उधर भी इसी तरह बार्गेन करके आप बाजियाब करवाते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मीडिएशन इसी का नाम है ना कि आप मीडिएट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। 20 के करीब जो पुलिस वाले शहीद हुए, इनका मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदार फिर किसी को ठहराया गया यहाँ पे भी? सर बिल्कुल ठहराया जाता है, क्योंकि जाहिर है भाई वाकया हुआ है और उसके अंदर शहादतें हुई हैं,
तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद ब खुद ही ये सारा कार्रवाई हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका इसमें है कि हम अब इसको डीपोलिटिसाइज करें, चीज़ों को, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनकी बकायदा फोर्सेस की ट्रेनिंग करें, ऊपर के लेवल के तो लोग फिर बेहतर है, नीचे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। जी जी खिजी साहब, आप समझते हैं कि ये वफाक और बलूचिस्तान या फिर किसी भी सूबे में हो तो उसकी जो सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इदारे हैं, ये उनकी नाकामी भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर में भी आता है, असल तो काम ये हमारे सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग इदारों का है। तो इसमें फिर ये वफाक और हुकूमत जो है, जो हुकूमतें हैं, वो नाकामी, उनको ही नाकाम कहेंगे ना जी आप? मैं इसको कुछ और अंदाज में देखता हूँ जी। देखिए, जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात आती है तो वो सिविल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो दहशतगर्दी को हमेशा आइडेंटिफाई जो करना है वो आपके इंटेलिजेंस इदारों ने करना है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो आपकी हैं, जिनको आप पुलिस कहते हैं या लेवीज़ के एहलकार कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो और लेकिन मैं इंटरलिंक नहीं है, सीटीडी हो गया, मैं आ रहा हूँ सिर्फ। अब ये जो इदारे, जितने भी आपके इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, ये सिविल गवर्नमेंट के नीचे होते हैं, ये फौज के नीचे नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इनकी कोऑर्डिनेशन जो होती है सिविल गवर्नमेंट के साथ होती है, और अगर इन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, वहाँ पे टेररिज्म का डिपार्टमेंट इस तरह से इफेक्टिव काम नहीं कर रहा, वो अपनी फ्राइज की अंजामदही में नाकाम हुए हैं, और उस नाकामी की वजह से मुल्क पाकिस्तान को एक बड़े साने से गुजरना पड़ा है। और आज हम दो किलात या वो 2-3 जो वाक़े हुए हैं, उन वाक़यात की बुनियाद पर हम तकरीबन 40 के करीब लोगों को शहीद करवा चुके हैं। तो हमें ये मेजर्स लेने होंगे हमारे सिक्योरिटी, एक दिन के अंदर, एक रात की बात है, और हमारे सिक्योरिटी इदारों को निकलना पड़ेगा। देखिए, ये वाक़या ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटल बम लगा हुआ था और बम वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, जिसकी सूरत में कैजुअलिटी वेल प्लान्ड थे, वेल प्लान्ड थे, और फिर हाईवे को घंटों के लिए रोका गया है, गाड़ियों को जलाया गया है, लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, और इसको सुबाइयत की हवा देने की कोशिश की गई है। ये बलोचों पर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बलोचिस्तान के ऊपर मलबा डालकर सेफली निकल जाएं। ये वाकई एक तकरीबकारी है, और ये प्रॉक्सी वॉर के जो हमारे ताने बाने हैं वो इसके साथ मिलते हैं, और उसके पीछे एक सोची समझी तरकीब है। अगर ये सिंपली दहशतगर्दी होती तो वहाँ बलोचिस्तान के लोग भी मारे जाते, उनको आइडेंटिफाई करके साइड पर ना किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के पार्ट पे लैप्सेस हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पार्ट पे लैप्सेस हैं, हमारी सिविल गवर्नमेंट के पार्ट पे लैप्सेस हैं। 65 साल के गुजरने के बावजूद आपने वो मेजर्स नहीं लिए। देखिए, ये सूबा आपका हाई रिस्क सूबा चला आ रहा है, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हमारे प्रॉक्सीज के साथ मिलती हैं, हमारी उनके साथ टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। आपने उस बॉर्डर को सील भी नहीं किया, सील करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मसाइल पैदा हो गए, बाढ़ तोड़ दीजिए फिर दोबारा। और फिर आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपने अगर कुछ चीज़ें लगाई थी तो आपकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो तमाम की तमाम चीज़ें महफूज रहती, सील रहती। तो ये उनको सील ना रहने देना भी लैप्सेस हैं, जिन लोगों के पार्ट पर ये लैप्सेस हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं इस वाक़े के हिस्सेदारान हैं। राइट, ये लैप्सेस की बात तो बड़ी अच्छी कही है शेख साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो अगर यहाँ पे मुंतखब हुकूमतें जो हैं उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर दाग ना हो, किसी भी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, वो KPK की हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, तो आप समझते हैं कि वो इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं? और इसका दूसरा जो पहलू है क्वेश्चन का वो ले लीजिए कि ये जो ज़ाहिर है कि दरअंदाज़ी हो रही है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया से भी हो रही है, तो पहले हमें ज़ाहिर है कि ईरान से भी दरअंदाज़ी का सामना था, तो इसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना लैग करती है? सर, जहाँ तक बात है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी की, तो उसका अंदाज़ा तो आप इससे लगा लीजिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन होते हैं, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर देख लीजिए, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, क्या एजुकेशन होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या एक्सपोजर होता है, और हम किसको लगाते हैं। तो ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी इससे बड़ी आया है कि हम किस सर जा रहे हैं। अफसोसनाक है। अब जब आ गई बात के बॉर्डर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी की और सारी चीज़ों की, इंडिया ने भी एक फेंस लगाई हुई है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। किसी जगह से वो फेंस नहीं टूटती, किसी जगह से गाड़ी आके उसको नहीं तोड़ती, किसी जगह से आके लोग फायरिंग नहीं करते, वो भी तो सिर्फ एक ऊपर टावर पे बैठे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आप समझ लीजिए
थोड़ा सा हमें रिजर्व होकर बताना पड़ता है अपने नेशनल मीडिया पे कि इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। जब आप इंडिया की तरफ जाते हैं तो सैटेलाइट फौरन आपको बता देता है ये लोग रामसाद है ना जी, सी पैक को साथ जोड़ लीजिए सर, तो समझ आ जाएगी ना। आप सैटेलाइट के ऊपर जाते हैं तो सैटेलाइट से फौरन बता देते हैं इंडिया को कि जी ये पाकिस्तान से आए थे। और जब पाकिस्तान की साइड पे बॉर्डर फेंस तोड़ी जाती है ईरान की साइड से या अफगानिस्तान की साइड से, उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। अच्छा शेख साहब, आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं ज़रा आवाम को पता चले। देखिए CIA रामसाद की जो ट्राइका है ये पुरानी है, पिछले 15-20 साल से, मे भी इससे भी पहले से बात काम कर रही है। लेकिन हम जब देखते हैं तो इसको अगर हमने काउंटर करना है, सिर्फ फौज कर रही है काउंटर इसको, ठीक है जी, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की फिर बात आती है तो इंटरनेशनली हम इसको जो है कू नहीं कर पाते और हम यहाँ पे सफारती महाज पे मार खाते हैं। और आज जब ये सामने हो जाता है तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो ही पंजाबी फिल्मों की तरह डायलॉग बोल रहे हैं जी, वो लोग जो हैं वो अब कुछ चुप बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, और भाई इसका कोई हल निकालो, आप कैसी बातें कर रहे हैं। सर हमारी सफारती कामयाबी ये है कि UAE के अंदर मंदिर बन गया, हिंदुओं को ज़्यादा जॉब मिलती हैं, मुसलमान पाकिस्तानियों को कम जॉब्स मिलती हैं। हमारी सफारती कामयाबी ये है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर हमारी लोगों को इतनी जॉब्स नहीं मिलती जितनी कि इंडिया के लोगों को मिल रही होती हैं। हमारी सफारती कामयाबी ये है कि यूरोप के अंदर आप चले जाएं तो पाकिस्तानियों का आप हाल देख लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। अमेरिका के अंदर आप हाल देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये मैं वो ममालिक गिरा रहा हूँ जो मैटर करते हैं। तो हम लोगों ने अपने वजह यह है कि हम हमेशा से पॉलिटिकल डिसीजंस लेते रहे और वो डिसीजंस लेते रहे जो अशराफिया को बेनिफिट करते थे। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइए, जिसके ऊपर एक पार्टी इसके ऊपर स्टैंड लेती थी कि आप बार बार ये पॉलिटिकल डिसीजंस ना लें, खुदारा मेरिट के ऊपर काम करें, और जिसने मेरिट पे काम करने की कोशिश की उसको निशाने इबरत बना देते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि अगर जो है ऐसी क्रेडिबल गवर्नमेंट्स हों, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिनके ऊपर इंटरनेशनली जिस तरह इस वक्त की गवर्नमेंट्स के ऊपर उंगली उठ रही है, वर्ल्ड मीडिया भी और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी कह रही हैं, तो अगर क्रेडिबल गवर्नमेंट्स हों तो वो जो है इसके ऊपर थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको निपट सकती हैं। काशिफ भाई, हमेशा पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो आपको उस तरफ लेके जाते हैं, आपका माइंडसेट चेंज करते हैं। एक तो अवाम का गुस्सा भी निकल जाता है उनके ऊपर, अवाम उनसे अपने दिल की बात भी कर अकाउंटेबल भी होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आपने जाके बात तो करनी है ना, तो वो बात आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं। MPA से कर लेंगे, काउंसलर से कर लेंगे, MNA से कर लेंगे, किसी से कर लेंगे। और MNA MPA उनको वो दे आर वेल ट्रेंड, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोगों की फिर साइकी को समझते हुए, भांपते हुए, अपने इलाके के हालात को समझते हुए लोगों को ठंडा भी कर लेते हैं, तहम्मुल में भी ले आते हैं और मामलात को रफा दफा करवा लेते हैं। जहां तक दहशतगर्दी है, वो आपको फिर टिप्स भी मिलना शुरू हो जाती हैं कि जी इस घर से ये दहशतगर्दी हो रही है, दिस इज द मेन पॉइंट जी। वो आपको उसी सूरत मिलेगी कि लोगों का कॉन्फिडेंस हो अपने MNA MPA अपनी लीडरशिप के ऊपर। हाँ, वो जो एंगेजमेंट है सिविलियंस की वो इस तरह हो सकती है, वो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो आपके पास इंटेलिजेंसिया बहुत ज्यादा वास्ट। कि साहब, इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का रैप्स कर रही है, क्योंकि इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है हमें। और आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो हालात हैं इनको कू करने के लिए जो किसी भी रियासत में जो है वो क्रेडिबल गवर्नमेंट्स जो हैं, जिनके ऊपर दाग ना हो, जिनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे 2-3 इलेक्शंस जो हुए हैं और स्पेशली 24 में जो हुए हैं इलेक्शन 8 फरवरी को, इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो उंगली भी उठा रही है और दहशतगर्दी का सामना भी हम कर रहे हैं। तो आवाम किसको अपना बाप कहें या उसके माँ कहें, ये तो समझ नहीं आ रही है। देखिए शेख साहब पहले बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, UAE की बात करें, तो वहाँ पर इंडियंस को जॉब मिलती है, पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिलती। एग्रीड। अब उस पर आप देखें वजह क्या है। पाकिस्तानी जाता है तो उसके बैग में साग, चावल, लड्डू और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब इंडियन जाता है तो उसके बैग में डिग्रियां होती हैं और लोगों की CVs होती हैं, उनकी CV है, उनका करिकुलम है, उन्होंने अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की है और कैपेसिटी बिल्डिंग उन्होंने एजुकेशन के थ्रू की है। अब एजुकेटेड बंदा जाएगा और एक हमारे यहाँ जो एक घिसा पिटा निसाब है वो MA किया हुआ बंदा जाएगा जिसको सिवाय पढ़ने लिखने के कुछ नहीं आता, तो अल्टीमेटली वो उसको रखेंगे जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। अब आते हैं कि फॉरेन पॉलिसी नाकाम की हुई। देखिए दुनिया में जो इस वक्त रीच चल रही है वो माइट इज़ राइट की चल रही है। अब देखिए फ़लस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, इसराइल ये जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, लेकिन लोग इसराइल के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है। आज इंडिया के साथ लोग क्यों खड़े हैं?
वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी कर ली हैं दुनिया के साथ, दुनिया उनके बगैर चलना मुश्किल हो गया। वो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। जब आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आपके पास कुछ होगा। ना आपके पास वो आईक्यू है, ना आप अगर आईक्यू है तो आप लोगों ने उसको अप्लाई नहीं किया, आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, लोगों को ये बताने की कभी कोशिश नहीं की। अब बलूचिस्तान में ये ख़ास तौर पर क्यों होता है? देखिए, अल्लाह की जानिब से जो वसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ बलूचिस्तान में भरे पड़े हैं। वहाँ गैस मौजूद है, वहाँ तेल मौजूद है, वहाँ गोल्ड मौजूद है, वहाँ कॉपर मौजूद है, और इसके अलावा बेतहाशा किस्म की मादनियात मौजूद है। आपने वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट तो किया। आप देखिए वहाँ पे 1.5 करोड़ लोग हैं टोटल, लेकिन आपने उनको दिया क्या? इनजस्टिस जो है, नाइंसाफ़ी जो है, वो इस तमाम बर्बरियत की सबसे बुनियादी वजह है। ये एक रूट कॉज है। हमारे सियासतदानों को हमारी यही एक वजह, जब आप बात कर रहे थे तो मैं हंस रहा था कि क्यों ये होता है। उंगली उठती है, उस उंगली की वजह से लोगों की उंगली यहाँ पर भी उठती है। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि विल ऑफ द पीपल को देखा जाएगा। विल ऑफ द पीपल कहाँ पर है? एक बंदा जहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके ला के उसको आप बिठा देते हैं। अब जब विल ऑफ पीपल नहीं होगी, लोगों की चॉइस नहीं होगी, लोगों की मर्जी के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में मौजूद नहीं होंगे, तो वो कभी भी जाके उनके मसाइल को एड्रेस ही नहीं करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पिछले कुछ चंद सालों से एक तो स्टेट्समैन और लीडरशिप को जो है वी आर लैकिंग लीडरशिप एंड स्टेट्समैनशिप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी लैक कर रहे हैं, हम लीडरशिप में भी लैक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि आपने उन पढ़े लिखे असूलों के मुताबिक अपनी सारी चीज़ों को डिसिप्लिन के अंदर लेके चलना होता है, लेकिन बदकिस्मती से देखिए हमारे किसी इदारे में कोई डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। हमारा पार का जो मिनिस्टर है वो आके दिफा की बातें करता है, दिफा का पार की बातें करता है। सिमिलर सिचुएशन हमारे इदारों के अंदर है। अब लास्ट वीक में आपने देखा कि हमें यहाँ खारजा खजाने की बातें करता है, उसके ऊपर बैठा। तो यही एक प्रॉब्लम है। हमें अपने अपने किबले को दुरुस्त करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को आइडेंटिफाई करना होगा और अपनी हद तक ही जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारे मुल्क में आप देखेंगे हम पार्टियों के लोग हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तानी होते तो हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं। डिवीजन बड़ी खतरनाक हो चुकी है। काशी भाई, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बड़े लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जबकि मेरे भाई जिस तरह फरमा रहे थे अभी कि जी मादनियात बेतहाशा हैं बलूचिस्तान में। वो खाली बलूचिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, नंबर 1। नंबर 2, कह रहे थे कि बलूचिस्तान को उसका हिस्सा नहीं मिलता, ये भी गलत कह रहे हैं। सर मैं खुद जानता हूँ उधर के सरदार, उनको उनका ड्यू हिस्सा मिलता है। अब देखें, आप कानून के मुताबिक जाए सर, आप कानून के मुताबिक चले ना। एक जमीन सरदार की है, उसको उसका शेयर मिल रहा है। अगर उधर कोने पे हारी बैठा हुआ है, उसको वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो जमीन तो सरदार की है। नहीं शेख साहब, ऐसे ये हुआ है कि बलूचिस्तान को जिस गवर्नमेंट ने, सर अख्तर मैंगल को रेगुलर मिल रहे हैं, अचरजई साहब को रेगुलर मिल रहे हैं, मरी कबीले को रेगुलर मिल रहे हैं, ये आपके जो बुक्ती कबीला है इसको रेगुलर मिल रहे हैं। सर ये सबको मिल रहे हैं। यही बात मैं कर रहा हूँ। यही आम आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? सर आप लीगली समझें, आम आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो जमीन उसकी नहीं है, आम आवाम की। आप ठीक, वो सरदार की जमीन है। लेकिन शेख साहब, उसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस भी दिए जो ये सरदार खा जाते हैं। वो चलने ही नहीं देते, ये नहीं देते। उधर यूनिवर्सिटी बनती है नहीं चलने देते, कॉलेज बनते हैं नहीं चलने देते। वो कहते अपने बच्चे को भेजो कल को तो मैं तुम्हें इलाके से निकाल दूंगा। जहाँ पे सरदारी निजाम है वहाँ सिर्फ ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही लैक नहीं करती हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर? अब दूसरा, ये जब नेशनलाइज किया गया था ना मुल्क पाकिस्तान में ये सारी चीज़ों को, उसके पीछे बेसिक विजडम यही था। इसी विजडम के तहत ये सारी चीज़ें नेशनलाइज की गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा शख्सियत परस्त लोग रहे, हमने अवाम के बारे में कभी नहीं सोचा, और यही शख्सियत परस्ती है। और इसी की बुनियाद पर वो वडेरों को तो मिल रहा है, लेकिन उसका समर जिसको मिलना चाहिए एक्चुअली उस तक नहीं पहुंच रहा। हिपोक्रेसी की इंतहा ये है कि आप दूसरी तरफ, मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि पाकिस्तानी डिग्री लेके नहीं जाते। आप यकीन मानिए, मैं बाहर गया हूँ, पाकिस्तानियों की डिग्रियां इंडियन से ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तानी उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, आईटी में भी, एडवर्टाइजिंग में भी, एजेंसियों के अंदर मैं देख के आया हूँ। सर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हिपोक्रेसी है, जिधर मुसलमान का लफ्ज लग जाता है उधर सर इस्लामोफोबिया आ जाता है। आप माने ना माने, ये इमरान खान ने भी कहा था इस्लामोफोबिया को खत्म करो, वो अमेरिका भी खत्म नहीं कर रहा, वो यूरोप भी खत्म नहीं कर रहा। लेकिन शेख साहब, उसमें आप देखें कि ये आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने बात की थी, मेरे आप दोनों मोहतरम मेहमान, उन्होंने उसको ज़रा साइड पे कर दिया। भुट्टो साहब के दौर में 70s में लाखों लोग जो गए थे, वो मेरे ख्याल में उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी थी। इससे हम लैक करते हैं।
क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारी मईशत से भी जुड़ी होती है। फॉरेन मिनिस्टर भी तो देखिए ना कैसे अजीज़ अहमद और भुट्टो साहब। चलें थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें अकाउंटेबल जो है वो हमारी सिविलियन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, लैक है उनका। और मेरे ख्याल में पंजाब में भी इवन जो है टिकटॉक्स पर जो है पाबंदी लगा देनी चाहिए और पंजाब की पुलिस और दूसरे इदारों का जो इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि पिछले 15-20 साल से उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसको फौरी तौर पे जो है रीइंस्टेट करना चाहिए, क्योंकि जो भी कसूरवार हो उसको जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी इदारों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं। शेख साहब आगे चलते हैं। IMF ने 3 सितंबर के एजेंडे में भी पाकिस्तान का नाम नहीं रखा। कर्जे के लिए दोस्त ममालिक से गारंटी मांग ली है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? नाकामी दर नाकामी का सामना है। सर पाकिस्तान के साथ एक तो ये नारवा सलूक जारी है। आप अगर दुबई को उठा के देख लीजिए, दुबई में रियल स्टेट एक बूम आया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रियल स्टेट को तबाह करके रख दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस पे चलती थी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर तो करते कुछ नहीं है, चाइना हमारे बराबर में है, हम वो रेट दे ही नहीं सकते जो बिजली की है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज ही है। सर हमारी बिजली 15 सेंट पे इंडस्ट्री को मिल रही है, उनको बिजली मिल रही है 8 सेंट पे 6 सेंट पे, तो हमारा कंपटीशन ही नहीं है, ये हम आउट हो जाते हैं। हमारा है ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर हमारी वैसे तबाह कर दी गई है और ट्रेडिंग में हम बिल्कुल खत्म हो गए। ट्रेडिंग यही थी हमारी रियल स्टेट की या बाकी कुछ गुड्स प्रोडक्ट्स की, हमें प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है, इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो हमने क्या ट्रेडिंग। शेख साहब हम कब तक IMF के पीछे भागेंगे? ऑल्टरनेट सोर्स जनरेशन जो है फंड्स की, पैसों की, वो क्यों नहीं करते हैं हम? जो गवर्नमेंट आती है वो IMF के पीछे भागती है। IMF का मकसद सिर्फ IMF नहीं होता। IMF का मतलब ये होती है आपको अप्रूवल मिल जाती है, आपको वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, दूसरी कंट्रीज आपको लोन दे देती हैं, दूसरी कंट्रीज उनको राइट ऑफ कर देती हैं, कई दफ़ा उसको डिले कर देती हैं। तो खाली IMF ये एक चीज नहीं है, ये अमेरिका के अंडर आता है। अब ये हर अवाम समझती है, जाहिर है कि किसी भी गवर्नमेंट की ट्विस्ट आर्म ट्विस्ट करना हो तो वो अमेरिका से यूज करता है, वो अपने आराम से कर लेते हैं और हम जैसी कंट्री का ये अलमिया है कि हम नहीं कर पाते उनका मुकाबला, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पॉलिसी मेकर, या हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो अपने मुल्क के अंदर से ऑल्टरनेट सोर्स जनरेट कर सके। ऐसा ही है जी खिची साहब, ये जो IMF ने एजेंडा में नहीं डाला और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी परेशान है, लोग बिजनेस कम्युनिटी भी शायद परेशान हो, दोस्त ममालिक से गारंटी भी मांग रही, सऊदी अरब और चीन से, तो ये ऑल्टरनेट सोर्स की तरफ हम क्यों नहीं जा सकते? हमारी तो मेरे ख्याल लैंड जितनी पड़ी हुई हैं, रेलवे की लैंड्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट की लैंड्स हैं वही खरबों रुपए की बिक सकती हैं। हमारे हम असासे बेचने पे लगे हुए हैं। कहाँ बेचा? हम असासे बेचने पे लगे हुए हैं, कल को कपड़े भी बेच देंगे। लेकिन मसला ये है कि आप लीडर की बात कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने मसाइल को समझिए। पूरी दुनिया मेरा जो सवाल था मैं आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेचकर उनके साथ बार्टर करके खरीदो फरोख्त करके कमाती है और वहाँ से अपने सोर्सेज बनाती है। आप पिछले 50 साल से अपनी इंडस्ट्री बंद करने पे लगे हुए हैं, इंपोर्ट पे लगे हुए हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से एक्सपोर्ट करके जा रहे हैं। कभी बांग्लादेश चली जाती है, कुछ लोग यूरोप चले जाते हैं, मलेशिया भी चले जाते हैं, इंडोनेशिया। आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। आज एक आप कंपनी बना लें, आपको 30 महकमों को जवाब देना है, उनकी करप्शन का जवाब देना है। आपने इस करप्शन को कंट्रोल नहीं किया। आपने लोगों के लिए सहूलियात नहीं बनाई कि लोग आए अपना कारोबार करें और आसानी से कारोबार करें, जिससे लोगों के लिए रोजगार जनरेट हो, नौकरियां जनरेट हो। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमारे पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी आप कोई भी इंडस्ट्री खोल लेंगे अल्टीमेटली वो पावर पे जाएगी। जब पावर पे जाएगी तो पावर का जो मेन सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को आपने आसमान के साथ लगा दिया। यहाँ आप कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे? अगर मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं, आप मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में कंपटीशन पे कहाँ लेके जाएंगे? देखिए कंपटीशन में दो चीज़ें चलती हैं, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास ना क्वालिटी है ना अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो हम दूसरों की निस्बत 3 गुना महंगे हैं। क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी हमारे पास वो आ नहीं रही है। किसी साहब आपको शायद याद हो कि 1990 में जब मियाँ साहब आए थे तो उस वक्त बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी कि जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी मिला के 100% से ऊपर से 90-95, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ख़ास तौर के ऊपर इतनी ड्यूटीज़ थी। इन्होंने आते ही उसको 15 से 20% कर दिया था। अगर हम इंपोर्ट की ही बात करें तो वो इंपोर्ट से भी रेवेन्यू तो जनरेट नहीं आपको हो रहा ना जी।
ना आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि अब जो बात थी वो उसका जवाब आपने नहीं दिया कि हम नहीं इस काबिल हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ऑल्टरनेट सोर्स से हम करें। कब तक ये कर्ज़ों पे हम चल सकेंगे? ये तो जानलेवा है हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल जानलेवा है, ये कल की बात है। कल को फिर आप सारी चीज़ें सरेंडर करके आप तो भाग जाएंगे, लेकिन आवाम का क्या होगा, आप इनके बारे में सोचिए। ये एक बेसिक पॉइंट है। अब इंपोर्ट आएगी तो उसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट होगी, लेकिन इंपोर्ट उस वक्त आएगी जब आप कुछ बनाने के काबिल होंगे। जब तक आप बनाने के काबिल ही नहीं है, आपका सनतकार यहाँ से जा रहा है, आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, आप कंपटीशन में, जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा हूँ, आप कंपटीशन में हैं नहीं, तो वो इंपोर्ट का भी क्या फ़ायदा होगा। मुझे याद है कि लेट 80s में, अर्ली 90s में जो हमारी पॉलिसी थी, इवन मोहम्मद खान जुनेजो ने एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट थी उनकी रॉ मटेरियल के लिए, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। सारा कुछ इन्होंने तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है जी। किसी आप एक चीज़ मंगाते हैं, आपको उसको एक तो आपने जायज़ पैसे देने हैं, फिर उस माल को अपने घर तक ले जाने के लिए नाजायज़ पैसे भी देने हैं आपने। जी हाँ, स्कैनर लगा के भी रिश्वत देनी है, वो भी देनी है आपने। तो कब तक करेंगे आप? शेख साहब, 2 क्वेश्चन है, टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक तो हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। क्यों भाग रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात से? ये तो मैं समझता हूँ बेसिक डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएंगी, अवाम के हल नहीं होंगे, हारने का खदशा होगा। और ये मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के सम्राट अवाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? काशिफ भाई, बल्दियाती जो निज़ाम था वो परवेज़ मुशर्रफ ने एक अच्छा निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था। उसमें बल्दियात के अंदर अथॉरिटी दी थी। आपको याद होगा, लोग MP और MNA की सीट छोड़ के ज़िला नाज़िम और नाज़िम जाया करते थे। तो इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी था ना जी, और फंड्स भी उधर चले गए थे। इसी वजह से मतलब उन लोगों को ये वारा नहीं खाया, और जैसे ही ये वापस इक़्तिदार में आए, इन्होंने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब जो सिस्टम अपने हाथ से ख़त्म किया उसको दोबारा तो नहीं उजागर करेंगे, उसको तो ज़ाहिर ख़त्म ही रखेंगे। तो वो तो आप भूल जाएं कि अब आप तो बेसिकली ये हल्का बंदियों के नाम पर इसको मुलतवी करने की रोक। तो हमारी जमहूरियत इसी का नाम है कि इख्तियार मेरे पास रहे, सरमाया मेरे पास रहे, फंड्स मेरे पास रहे, मैं ही जो करूँगा बस वो सबसे पाकिस्तान में सबसे अच्छा होगा। अब इसके सम्राट अवाम तक क्या पहुँचते हैं वो आप देख ही रहे हैं। माशाल्लाह इतने सालों से जो सम्राट अवाम को मिले हैं, अगर मज़ीद कोई रह गया तो बता दे वो सम्राट किसी को रहते हो। तो अगर ये जमहूरियत है कि एक बंदा उठ के कह दे कि मेरे बाद मेरा बच्चा इख्तियार हासिल करेगा और उसके बाद उसका बच्चा इख्तियार हासिल करेगा, तो ऐसी जमहूरियत तो सर मेरा ख्याल है ये तो बादशाह से भी ज़्यादा बढ़ के है, ख़तरनाक है। तो ये चीज़ें बड़ा सोच समझ के देखनी चाहिए। इनका वैसे नज़र नहीं आता, लेकिन इनका रेपोकेशन इफेक्ट बहुत डीप होता है और बाकायदा कौमें तबाह हो जाती हैं इसके ऊपर, मायूसी का शिकार हो जाती हैं कौमें, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। जी खिज साहब, एक तो तरमीमी बिल आ गया इस्लामाबाद का, उन्होंने कहा जी हल्का बंदियाँ दोबारा होंगी, एक माइनॉरिटी एक खातून को डालें। ये ज़ाहिर है कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि बल्दियाती इंतखाबात को रोकने के लिए तरमीमी बिल जो है कौमी असम्बली में इस हुकूमत ने पेश किया है। क्या डर था इनको? देखिए, बड़ा सीधी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट तो, हमारा MNA तो बनता ही नालियाँ और सड़कें बनाने के लिए, क्योंकि उसमें फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि उसका डोमेन नहीं है, उसकी डोमेन नहीं है। उसका काम तो लेजिस्लेशन करना है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फ़वाइद पहुंचाने के लिए लेजिस्लेशन में जाए, लेजिस्लेशन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करे। लेकिन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है इस मुल्क के अंदर कि हमारा सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ सड़कें, नालियाँ, पुलिस यही काम करने के लिए आया है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है जहाँ से वो पैसा बना सके। अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस की तरफ। लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस और बादशाह एक्ट का एक बुनियादी मकसद था ताकि लोगों के इख्तियारात लोगों तक पहुंच सकें। आपका काउंसलर जो आपके मोहल्ले में रहता है, आप उसको अपनी बात बता सकते हैं, जो अप्रोचेबल यूनियन काउंसिल में जाके बात करता है, मसाइल की बात करता है, वो तमाम चीज़ों से आशना होता है। अब नाज़म जो है वो 5, 6 या 7 गाँव का होता है या एक हल्के का होता है, उसके डायरेक्ट लोगों की एक्सेस होती है, वो अपने मसाइल बताते हैं। फ़ंड्स जो हैं वो निचली सतह पर चले जाते हैं, जहाँ से वो तकरीबन हिस्सा बजुस्सा के हिसाब से हर गांव में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होते हैं, हर गली या मोहल्ले में इन्वेस्ट होते हैं। और इन सारी चीज़ों से रोकना महज बुनियादी तौर पर उसका जो बुनियादी मेरी नज़र में जो मकसद है वो यही है कि लोगों के इख्तियारात लोगों तक ना पहुँच सकें और लोगों के मुफाद लोगों तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स ना हो और लोगों के मसाइल हल ना हो सकें। राइट। शेख साहब, क्या समझते हैं आप? एक तो इस खबर पे भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने नेपरा को बिजली के जो रेट है इस सेंस में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से बढ़ाने के लिए एक दरख्वास्त दे दी है,
और इसकी 2-4 दिन में हियरिंग होने जा रही है। अभी पिछले दिनों 5 रुपये कुछ पैसे के इलेक्ट्रिक के बढ़े थे। अब इन्होंने कहा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पाकिस्तान की जो हैं उनके रेट बढ़ाया जाए। नेपरा ने इसकी हियरिंग 2-4 दिन में रख दी। सर सिर्फ इस माह में जो बिजली के जहाँ तक मेरी मालूमात है, बिजली के जो बिल आए हैं उसमें 4 लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा, वो आपके पास है जो रिपोर्टेड है जी, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है कि चले 4 ने नहीं की होंगी, किसी एक ने की होगी, एक भी जान क्यों जाए। अब लोग करते क्या हैं कि अपने घर का किराया दें या बच्चों की फ़ीस दें या बिजली के बिल दें या अपने खाने पीने का करें या फ्यूल करें, किस तरह करें। तो ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है कि ये हुकूमत वक्त को सोचने वाला है कि क्या IPPs को इसी तरह पैसे जारी रखने देने और क्या अवाम पे ये तलवार लटकाए रखनी है, अवाम को ये बोझ देना है। अगर तो आपने इसी तरह करते रहना है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो पहले ही नहीं है। तो आपने समझते कि पिछले 1 हफ्ते में या 10 दिन में IPPs वाला मामला जो बड़े शद्दोमत से उठाया गया था वो दब गया? वो बिल्कुल दब गया। और आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में कहा भी था कि ये मजीद नहीं चल पाएगा, इसके ऊपर अवाम कोई बात नहीं निकली, लोगों ने बर्दाश्त किया जिस तरह भी है। और ठीक है, फिर इसी तरह ही होगा, मतलब जो मामला चल रहे हैं वो उसी तरह होंगे। कोई एक IPP का मालिक ये कहने को तैयार नहीं है चले मैं अपनी IPPs का पैसे छोड़ देता हूँ, कोई एक। तो ये पाकिस्तान मुनाफा लेना इस्लाम में जायज़ है, लेकिन नाजायज़ मुनाफा लेना ये अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। सर जी खिजी साहब, नेपरा दोबारा से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए तैयार है, कैसे देखते हैं आप इसको? हर हफ्ते में हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि ये तकरीबन हर हफ्ते में हमें ये ख़बर आती है और हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो किसी ज़माने में कोई रेट बढ़ता था बड़े महीनों बाद, सालों बाद, अब तो ये वीकली बात होगी ना जी। काशिफ भाई, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने पहने हुए दस्ताने। अब बड़ी अजीब सी बात है कि जो क्लेम आया है वो 7.13 रुपये का आया है। अच्छा, 7.13 रुपये पर यूनिट का इंक्रीज़ है। अब ये आया है जनवरी 2024 से। आज हम बैठे हुए हैं अगस्त में। अब नेपरा एक्ट भी अलाउ नहीं करता ये सारी चीज़ें करने को, लेकिन इवन देन उन्होंने केस सबमिट कर दिया है। अच्छा, सबमिट कर दिया, डिस्कोज ने कर दिया है सितंबर में। अब हाल देखिए, स्कैम आया था, स्कैम के बाद हमारे वज़ीर दिफा साहब पेश के एक कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने ओवर बिलिंग की बात की थी। वो ओवर बिलिंग कितनी थी? 130 मिलियन लोग थे। 30 मिलियन लोगों को ओवर बिलिंग की गई थी। ओवर बिलिंग पे आपने क्या किया? कुछ फिर 30 दिन का सर्कल था। 30 दिनों के बाद जो रीडिंग की गई उस पे लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज किया गया। हमारे यहाँ स्लैब्स बनाई, 199 की ये होगी, 200 और 201 से ये शुरू हो जाएगी, 400 से ये हो जाएगी, 500 से ये होगी। फिर उन पे आपने, जब उन्होंने उस सर्कल को बाईपास किया, आपने क्या किया? किसी एक बंदे को सस्पेंड किया? नहीं किया। अभी ये तो डिस्कोस का क्लेम है 7.13 रुपये पर यूनिट, जो जनवरी से क्लेम कर रहे हैं, जो नेपरा एक्ट के भी खिलाफ वर्जी है। पिछले 8 माह का पर यूनिट वो क्लेम कर रहे हैं। इधर से आपने रिबेट दी। ये भी एक गेम है, गवर्नमेंट की गेम है बुनियादी तौर पर। अब एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, उस स्कैम के अंदर जब जो हमारी पावर डिवीज़न है उसने केस को कंटेस्ट किया, उसने कहा नहीं जी वो 130 मिलियन लोग नहीं थे, वो 0.4 मिलियन लोग थे जिनको ओवर बिलिंग की गई थी। ये एडमिशन था। अब हमारा एक लॉ भी मौजूद है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। जब ये सारी बातें आ चुकी थी तो हमारे तमाम जो वो लोग जो अरबाब इख्तियार थे और वो अफसरान जिनको इन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया? किसी एक शख्स को आपने सस्पेंड किया? किसी को शोकाज किया? नहीं किया। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, एक कहानी लेके आते हैं, इधर से कहानी हमें ये सुना दी, दूसरी तरफ लगा दिया। एक मामला जो पीक पे जा रहा होता है उसकी जो हाइप होती है उसको कम करने के लिए एक नया मामला ले आते हैं। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ख़त्म हो गया। क्या पाकिस्तान में नया इमरानी मुआहदा जिसे आइन कहते हैं, क्या वो नागज़ीर हो चुका है कि जो इस वक्त जो टांके लग चुके हैं उसमें? और क्या, और लास्ट मुझे दे दीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जिम्मेदारी बर्बादी का जिम्मेदार किसको गर्दानते हैं आप? मुख्तसर जवाब। सर, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये उनका प्रोग्रेटिव है कि आइन के अंदर कोई भी चेंज करती हैं, लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, ये उनका प्रोग्रेटिव है। लेकिन एक बात सुन लीजिए शेख साहब कि आप जो है जो पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक जो जिस किस्म की कानून साजी पिछले 2-4 साल हम देख रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। सर है, बिल्कुल है, लेकिन मेजॉरिटी इज माइट इज राइट। तो Right. जो कानून है तो वो तो यही है। मेजॉरिटी के बगैर भी बन गए हैं कानून। जी, क्रिकेट टीम जहाँ तक आ गई, क्रिकेट टीम का मामला ये है कि क्रिकेट टीम अलमिया है हमारा, कि हमारी एक ज़माने में इतनी अच्छी टीम हुआ करती थी और दिन ब दिन इसमें भी सियासत आती चली गई, और उसके बाद फिर एक ग्रुप हैवी हो गया, वो ग्रुप के फिर आपस में अख्तिलाफात हुए। उसका असर पाकिस्तान के ऊपर हुआ है कि हम अपने होम ग्राउंड में बांग्लादेश से हार गए आज इतने 27 सालों बाद। तो ये जो पीसीबी के चेयरपर्सन बनाया गया, जो वट एवर ही इज़, ही शुड हैव रिजाइंड ना, आप एग्री करते हैं इससे? सर हर एक को जो इस टाइम बैठे हुए हैं, कोचेस बैठे हैं या जितने भी सीनियर बैठे हैं, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी होगी। लास्ट ये शॉर्ट की बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में जो लॉ बनाया जाता है वो पर्सन स्पेसिफिक है या पार्टी स्पेसिफिक है, वो आवाम के लिए बदकिस्मती से नहीं बनाया जाता। तो हमें बहैसियत कौम ये बात सोचने की ज़रूरत है, और हमारे सियासतदानों को भी इस वक्त होश के नाखन लेने की ज़रूरत है कि वो अवाम के लिए कानून बनाएं, अवाम के मुफाद के लिए कानून बनाएं और अपनी ज़ातियात से बाहर निकलें, अपनी लड़ाइयों से बाहर निकलें, इस डूबते हुए मुल्क के बारे में सोचें। क्योंकि आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाइयत का मसला जो है इन लोगों ने, सियासतदानों ने ख़राब किया जी। 100% इन्होंने किया। बेसिकली तो एनएफसी नया आइन की ज़ाहिर है कि नागज़ीर तो हो गया ना जी इस वक्त। अल्टीमेट है, आप पर्सन स्पेसिफिक छोड़ के अवाम की बात करेंगे तो आपको अवामी आइन बनाना पड़ेगा। क्रिकेट की जिम्मेदारी, बर्बादी का जिम्मेदार किसको कहता है? देखिए जी, बर्बादी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरिट का कला कमा किया, वो लोग जो डिज़र्व करते थे उनको टीम से बाहर रखा, और अपनी दोस्ती और सियासत के चक्कर में जो लोग मुस्तहिक नहीं थे, जो टैलेंटेड नहीं थे, जिनके पास ये तमाम कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, जिनके पास ये स्किल नहीं थी, उन लोगों को टीम में लेके आए और फिर उनको टीम में मेरिट का कत्लेआम, पर्सन जो आपके पर्सनल बेनिफिट्स हैं उसको डिराइव करके आपने कौम की क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने आज कोशिश की कि जिस दहशतगर्दी का हम दोबारा से शिकार हैं उसके असबाब को देख सके, कि बड़ा आसान है ये कह देना कि पाक फ़ौज जो है वो इनको रोकने में नाकाम रही, लेकिन हम जो असल हकीकत है उस तक नहीं पहुंच सकते और पहुंचना भी नहीं चाहते हैं, कि इसमें जो सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं टोटल फेलियर उनका है, हुकूमतों का, सिविलियन हुकूमतों का इसमें फेलियर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरेक्शन जो दूसरे ममालिक से है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के हम ना भी बात करें वो हमारा असली दुश्मन है, तो उसमें भी हमारी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर और गवर्नमेंट टोटल फेल है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।